नमस्कार साथियों, आज हम तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा 23 अगस्त 2018 का प्रथम पारी का जो पेपर हुआ उसके जो शेष प्रश्न है वो हल करेंगे। यानी राजस्थान के अंदर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा 23 अगस्त 2018 को प्रथम पारी में जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा का जो पेपर लिया था उस पेपर के कुछ प्रश्न पहले वीडियो में हमने हल किए। जो शेष प्रश्न है वो हम हल कर रहे हैं। तो इसका आज का प्रश्न है, एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजक में किस प्रकार की वायु प्रयुक्त होती है। यानी जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इसके अंदर जो वायु काम में ली जाती है वो किस प्रकार की होती है। अब ऑप्शन देखो, आयनित वायु यानी आयनीकृत वायु नहीं, आर्द्रता मुक्त वायु सही है। यानी जो वायु काम में ली जाती है वो आर्द्रता मुक्त होनी चाहिए, है आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, उसमें आर्द्रता मुक्त वायु होनी चाहिए तो ये राइट है। न्यूनतम CO2 युक्त वायु, तेल तथा सूर्य युक्त वायु, C और D दोनों, तो राइट आंसर क्या होगा, आर्द्रता मुक्त वायु। यानी आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, उसमें नमी या आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, शुष्क वायु होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो गया आर्द्रता मुक्त वायु। अगला क्वेश्चन है, भारत में सुरक्षात्मक भू संपर्क के लिए निम्न में से किस मानक रंग का प्रयोग किया जाता है। यानी भारत में जो ग्राउंड तार है, सुरक्षात्मक भू संपर्क यानी ग्राउंड वायर है, उसके लिए कौन सा कलर काम में लिया जाता है। तो ग्राउंड तार का रंग होता है हरा, तो राइट आंसर क्या हो गया, हरा, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, हरा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। यानी जो अस्थायी वायरिंग करते हैं इसके लिए सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है। अब ऑप्शन देखो, क्लिट वायरिंग, केसिंग वायरिंग, CTS यानी केब टायर शीथड वायरिंग, TSR वायरिंग, शीत वायरिंग, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लिट वायरिंग। जो अस्थायी वायरिंग होती है उसके लिए क्लिट वायरिंग प्रयोग करते हैं, यानी जो क्लिट की सहायता से वायरिंग करते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, क्लिट वायरिंग। अगला क्वेश्चन है, 3 SWG के व्यास का तुल्यांकी मान क्या होगा। यानी 3 SWG का mm में मान क्या होगा। तो 3 SWG का mm में मान होता है 6.400 समथिंग, तो किस में है, डी ऑप्शन में देखो 6.4008 mm में है, तो mm इसमें 8 तक 4 अंकों तक 5 अंकों तक बता रहे, यानी 4 अंकों तक बता रखा है पॉइंट के बाद में, तो क्या हो जाएगा 6.4008 mm। 3 SWG का mm में मान क्या हो जाएगा, 6.4008 mm। अगला क्वेश्चन है, एक शुष्क सेल का अंकित वोल्टेज क्या है। यानी एक जो ड्राई सेल है उसकी वोल्टता क्या होती है। तो शुष्क सेल की वोल्टता होती है 1.5 वोल्ट। जो ड्राई सेल होता है उसकी वोल्टता होती है 1.5 वोल्ट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.5, किस में, ए ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो गया ए, 1.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, धारा और वोल्टेज एक ही फेज में होने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। यानी धारा और वोल्टता के बीच कला अंतर शून्य है, इन फेज है। यानी जिस कोण में धारा है वही कला कोण वोल्टेज का है। तो देखो किस प्रकार का बता रखा है। यानी इसकी जो वेव फॉर्म हम देखना चाहे तो वेव फॉर्म V और I की एक ही वेव फॉर्म है, यानी दोनों एक साथ उस मान पर है, शून्य पर भी एक साथ है। मान लो ये V है और ये I है, इन दोनों के बीच कला कोण 0 डिग्री है, यानी V का कोण भी ये है और I का कोण भी ये है। तो शक्ति गुणांक क्या होगा, शक्ति गुणांक इकाई होगा, 1 होगा, यानी यूनिटी कह सकते हैं हम इसे। तो शक्ति गुणांक इकाई होगा, यानी किस में है, बी ऑप्शन में, यानी यूनिटी। तो राइट आंसर हो गया बी।
अगला है ACSR, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, यानी ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। संवाहकों में स्टील तार का क्या कार्य, यानी जो स्टील का तार लगाया जाता है उसका क्या कार्य होता है। यानी ये होता है ACSR में क्या होता है, एक तार तो स्टील का होता है, उसके ऊपर रस्सी नुमा बना देते हैं एल्यूमिनियम के चालक, लगभग 6 चालक रखते हैं एल्यूमिनियम के, तो रस्सी नुमा बना देते हैं और बीच में स्टील का तार होता है। जो एल्यूमिनियम का होता है वो तो धारा यानी धारा का वहन करता है, और जो स्टील का तार होता है वो तनाव बल को सहन करता है, यानी मजबूती प्रदान करता है, ये यांत्रिक बल को सहन करता है। तो ऑप्शन देखो, ऊपरी स्तर प्रभाव की पूर्ति करना, अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, अतिरिक्त धारा का वहन करना, प्रेरकत्व घटाना, धारिता घटाना। तो किस लिए काम में ले जाता है, जो स्टील तार होता है वो स्टील तार होता है अतिरिक्त यांत्रिक मजबूती प्रदान करने के लिए, यानी उसको यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है कि उसको हम अवरोध लाइनों में उसको खींचे तो उसको यानी तनन प्रतिबल उसका मजबूत हो सके, तो यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 400 kV के लिए उप स्टेशनों में न्यूनतम फेज टू फेज क्लियरेंस क्या होगा, यानी 2 फेजों के बीच क्लियरेंस क्या होगा किसमें, 400 kV के लिए। तो 400 kV के लिए होता है 4 यानी 4200 mm कह सकते हैं हम, तो 400 kV के लिए होता है 4200। जबकि देखो अन्य भी मैं बता देता हूँ आपको कि 11 kV के लिए क्या होता है, यदि 11 kV की लाइन है तो फेज टू फेज क्लियरेंस है वो होता है 228.6 mm, यानी 11 kV की लाइन के लिए होता है 228.6 mm। 33 kV की लाइन के लिए होता है 431.8 mm। 132 यानी 132 kV की लाइन के लिए होता है 1219.2 mm, और 220 kV की लाइन के लिए होता है 2057.4 mm, और 400 kV की लाइन के लिए होता है 4200 mm। यानी ये फेज टू फेज क्लियरेंस है। 11 kV की लाइन के लिए 228.6 mm, 33 kV के लिए 431.8 mm, 132 kV के लिए 1219.2 mm, 220 kV की लाइन के लिए 2057.4 mm, 400 kV की लाइन के लिए 4200 mm फेज टू फेज क्लियरेंस होता है। अगला क्वेश्चन है उप स्टेशनों के विद्युत स्विच यार्ड में बजरी या पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, यानी जो उप स्टेशन होते हैं जहां पोल लगे हुए होते हैं, यानी जो सब स्टेशन होते हैं जहाँ पे पोल और ट्रांसफार्मर जो गैंग वो लगी हुई होती है, तो उसका जो नीचे का यार्ड बना होता है उस पर गोल गोल गिट्टियाँ यानी पत्थर लगाए, पत्थर होते हैं गोल गिट्टी प्रकार के से, तो ये क्यों डाली जाती है यहाँ पे, यानी जो धरातल होता है वहाँ पर ये गिट्टियाँ गोल पत्थर और बजरी ये क्यों डाली जाती है। अब ऑप्शन देखो, तेल के रिसाव से आग लगना टालना, यानी तेल का जो रिसाव हो उसको आग लगने से बचाना सही है। जो भी यदि मान लो ट्रांसफार्मर ऑयलर निकलेगा तो ये इन पत्थरों के द्वारा नीचे धरातल में चला जाएगा, ऊपर का जो क्षेत्र वो शुष्क ही रहेगा। दूसरा, स्विच यार्ड में के भीतरी पौधे उगने से रोकना, यहाँ धरातल से टच नहीं रहेगा, यानी ये पत्थर आ जाएंगे तो पौधे उगना रुक जाएंगे, सही है। यार्ड में कार्य अवस्था सुधारना, यानी यार्ड की जो कार्य अवस्था है वो सुधरती है, अच्छी लगती है, थोड़ा सा वो फर्श टाइप सा बन जाता है, सही है। लघु पथ त्रुटियों के दौरान स्टेप और रिसर्व विभव को घटाना, यदि कई बार क्या होता है कि इनमें यानी जो हल्के त्रुटियों के कारण लीकेज संभावना बन जाती है, मान लो पोल में हल्का लीकेज करंट आ रहा है, तो यदि ये गिट्टियाँ रहेगी तो हम इसके ऊपर खड़े रहेंगे तो शुष्क वातावरण के कारण लीकेज करंट का संभावना भी कम रहेगी। ये सभी तो ये राइट है, यानी ये उपरोक्त जो बताए हैं वो सभी फायदे हैं इन गिट्टियों डालने के, यानी गोल पत्थर या बजरी डालने के। शुष्क बजरी भी काम में लेते हैं, मोटी बजरी होती है, यानी ज़्यादातर गिट्टियाँ ही काम में लेते हैं ये।
अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ क्षेत्रों में सब स्टेशन के इंसुलेटर के लिए कितनी कैम्ब्रिज दूरी का सुझाव दिया जाता है। यानी स्वच्छ क्षेत्रों में इंसुलेटर के अंदर कैम्ब्रिज दूरी है वो स्वच्छ क्षेत्रों में तो होती है 1600 mm प्रति केवी, और जो प्रदूषित क्षेत्र होते हैं वहाँ होती है 25 mm प्रति केवी। यानी 1 केवी के लिए 25 mm की दूरी रखी जाती है प्रदूषित क्षेत्रों में, जबकि स्वस्थ क्षेत्रों के अंदर 16 mm प्रति केवी रखी जाती है। तो इसमें स्वस्थ क्षेत्र का यानी स्वस्थ क्षेत्र के बारे में पूछा है, यानी साफ सुथरे क्षेत्र में, तो इसमें होगा राइट आंसर ए 16 mm प्रति केवी। और यदि प्रदूषित क्षेत्र के बारे में पूछ ले तो 25 mm प्रति केवी। तो राइट आंसर होगा ए 16 mm प्रति केवी। अगला क्वेश्चन है, संचरण लाइन के अंतिम सिरे पर या संचरण लाइन के ठीक कोने पर या नदियों को पार करने हेतु संचरण लाइन के लिए निम्न में से किस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। संचरण लाइन के यानी जो प्रसारण लाइन है उसके अंतिम सिरे, मान लो कोई लाइन है, ये प्रसार यानी ये लाइन जा रही है, ये पोल लगे हुए मान लो ये अलग अलग है, तो ये जो अंतिम सिरा है इसके या प्रारंभिक सिरा है इसके या घुमाव है या नदियां पार है, तो वहाँ पर जो इस पोल को सीधा खड़ा रखने के लिए स्टेट तार लगाया जाता है, और स्टेट तार में जो इंसुलेटर लगाया जाता है यहाँ पर, इस इंसुलेटर का नाम क्या है। यानी जो ये तार पोल को सीधा खड़ा रखने के लिए जो इंसुलेटर लगाया जाता है इसका नाम पूछा है। यानी संचरण लाइन के अंतिम सिरे या ठीक कोने या नदियों पार लाइन के लिए निम्न में से किस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। यानी ये थोड़ा सा पूरा नहीं लिखा इन्होंने, जबकि पूछा वास्तव में यह है संचरण लाइन के अंदर। तो इसमें कौन सा इंसुलेटर लगाया जाता है, स्ट्रेन इंसुलेटर। और यदि संचरण लाइन के बीच का पूछ लेता तो फिर वोल्टता के अनुरूप होती प्रसारण लाइन, यानी प्रसारण के अंदर कौन सी लाइन है वोल्टता के अनुरूप 33 kV की लाइन है तो उसमें पिन इंसुलेटर सीधी लाइन में, घुमाव की है तो घुमाव में सस्पेंशन इंसुलेटर काम में लेते हैं, और उच्च वोल्टता की लाइनों में सभी जगह सस्पेंशन इंसुलेटर ही काम में लेते हैं, तो फिर अलग होता। अगला क्वेश्चन है, उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक शक्ति गुणांक सुधारने के लिए प्रक्रियात्मक शक्ति प्रदान करता है। यानी प्रश्न क्या है, उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक शक्ति गुणांक सुधारने के लिए प्रतिक्रियात्मक शक्ति प्रदान करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी जो शक्ति गुणांक सुधारने के लिए इनमें से क्या काम में लिया जाता है। ऑप्शन देखो, धारा ट्रांसफार्मर, संभावित ट्रांसफार्मर, शंट संधारित्र, शंट रिएक्टर, शंट रजिस्टर। तो शंट कैपेसिटर काम में लिया जाता है, यानी शक्ति गुणांक सुधारने के लिए शंट कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी शंट संधारित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, उप स्टेशन में निम्न में से कौन सा घटक बिना भार वाली अवस्था में उपकरण में विद्यमान किसी भी धारिता आवेश को भूमि में डिस्चार्ज करता है। यानी जो सब स्टेशन है इनमें कौन सा घटक है जो बिना भार अवस्था में उपकरण में विद्यमान किसी भी धारिता आवेश को भूमि में डिस्चार्ज करता है। यानी जो बिना भार अवस्था में इसके अंदर जो लीकेज दोष या स्थितिज विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तो उसको भूमि में डिस्चार्ज किसके द्वारा किया जाता है, तो भू संपर्क स्विच के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए भू संपर्क स्विच। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान के लिए गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है। यानी इनमें से किस जगह है गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन की प्राथमिकता दी जाएगी। ऑप्शन देखो, पर्वतीय क्षेत्रों में, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर में, भूमिगत स्टेशन में, ऑफशोर में, ये सभी। तो इन सभी जगह पर जो गैस इंसुलेटेड उप स्टेशन है उनका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए उपरोक्त सभी, यानी ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
किसका एक वेक्टर मात्रक होता है, यानी जो दिए गए इनमें से एक वेक्टर यानी सदिश मात्रक किसका है। ऑप्शन देखो, सापेक्ष पारगम्यता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय विभव, इनमें से कोई नहीं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होता है इसका मात्रक सदिश मात्रक होता है यानी वेक्टर मात्रक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दिए गए बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ समायोजन में स्वयं को परिवर्तित करने की किसी डाइपोल की क्षमता का मापन क्या है। यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ समायोजन में स्वयं को परिवर्तित करने के डाइपोल की क्षमता का मापन को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम डाइपोल की गति कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया, डाइपोल की गति यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। अब ऑप्शन देखो, तांबा एक डायामैग्नेटिक पदार्थ है, यानी तांबा डायामैग्नेटिक पदार्थ होता है, जबकि निम्न की बुक के अंदर तांबे को पैरामैग्नेटिक पदार्थ बता रखा है, जबकि वास्तव में तांबा डायामैग्नेटिक पदार्थ होता है। तो तांबा एक डायामैग्नेटिक पदार्थ है। चांदी भी डायामैग्नेटिक पदार्थ है। सोना भी डायामैग्नेटिक पदार्थ है। टाइटानम पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। कोबाल्ट है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ यानी लोहा चुंबकीय पदार्थ। तो तांबा, चांदी और सोना ये तीनों ही प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। टैंटालम अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक पदार्थ है। कोबाल्ट लोहा चुंबकीय पदार्थ है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें पैरा ही पूछा है यानी अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में पूछा है, तो टैंटालम होगा, यानी राइट आंसर इसका होगा डी, टैंटालम। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का गुण जो सरलता की व्याख्या करता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स भाग में स्थापित करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो फ्लक्स है उसमें सरलता को तो हम कहते हैं पारगम्यता, और चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह में विरोध होता है यानी जो फ्लक्स का विरोध होता है उसे हम कहते हैं रिलेक्टेंस। तो इसमें सरलता का पूछा है। यदि इसको हम विद्युत के साथ तुलना कहें तो चालकता कह सकते हैं। तो यानी चालकता के सदस्य क्या होता है, पारगम्यता, और प्रतिरोध के सदस्य चुंबकत्व में क्या होता है, रिलेक्टेंस। तो इसमें सुगमता के बारे में पूछा है यानी सरलता के बारे में पूछा है तो पारगम्यता होगा, यानी राइट आंसर होगा पारगम्यता, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परम एलॉय का मुख्य भाग है, यानी इनमें से कौन सा परम एलॉय है। कोबाल्ट, क्रोमियम, निकिल, स्टील, टंगस्टन। तो राइट आंसर क्या होगा, निकिल, यानी सी निकिल है, ये एक परम एलॉय का मुख्य भाग है। अगला क्वेश्चन है, तत्व जिसकी पारगम्यता इसके मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है वह है, यानी वह पदार्थ जिसकी पारगम्यता मुक्त स्थान की तुलना में कम होती है तो वह डायामैग्नेटिक पदार्थ कहलाता है, और जिसकी पारगम्यता इसके मुक्त स्थान के बराबर यानी लगभग इकाई होती है वह है पैरामैग्नेटिक पदार्थ, यानी हम अनुचुंबकीय पदार्थ कह सकते हैं। और जिसकी पारगम्यता इसके मुक्त स्थान की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती है, 100 से 1000 गुना तक ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा होती है, उसे हम लोहा चुंबकीय यानी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। तो इसकी इकाई से कम यानी तुलना में कम पूछी है तो कम होती है डाया यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ का या डायामैग्नेटिक पदार्थ कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, डायामैग्नेटिक पदार्थ, यानी सी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो ये कुछ प्रश्न थे, शेष प्रश्न आगामी वीडियो में रहेगा। ठीक है दोस्तों।